प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर एक मुआहिदा कर लिया है कराची को चलाने के लिए, जो कि कराची के शहरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है और इसको बड़ा मुस्बत करार भी दिया जा रहा है। और क्यों ना हो कि एक पहली मरतबा 3 जमातें मिलकर एक जगह पर बैठी हैं और चाह रही हैं कि कराची के जो मसाइल हैं और दरीना मसाइल हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं उनका हल करने के लिए मिल बैठें। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 19 तारीख को, यानी अब से सिर्फ 3 दिन के बाद, पीपल्स पार्टी एक सिंध भर में वफाक के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रही है और हड़ताल कर रही है और जो ज़िला हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर धरने दिए जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ये इसलिए कर रही है कि उसको लगता है कि वफाक जो है वो सूबे पर कब्जा करना चाहता है। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जिसमें वफाक और उनके तहादियों की तरफ से 3 नुमाइंदे और सिंध की तरफ से 3 नुमाइंदे होंगे, मुराद अली शाह उसके हेड करेंगे। ये कमेटी क्या बदएतमादी पर मबनी है? इस पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये वाकई मसाइल को हल करने के लिए इसके अंदर पोटेंशियल है और दोनों तरफ या तीनों जमातों में ये इदराक मौजूद है कि ये पोटेंशियल है, इस कमेटी में वो मसाइल को हल कर सकती है, तो इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए कि वफाक अब सिंध पर कब्जा नहीं करने जा रहा या उन कानूनी ऑप्शंस की तरफ नहीं देख रहा, तो फिर पीपल्स पार्टी एहतजाज क्यों कर रही है? बुनियादी सवाल तो ये है जो आज हम प्रोग्राम में कराची के हवाले से रखने जा रहे हैं। दूसरा, आप जानते हैं बहुत सी APC की बातें हुई हैं। मौलाना फजल रहमान को शिकवा है अपनी इत्तेहादी जमातों से। वो समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सहूलतकार बनी हुई है मरकज़ की, और ये शिकवा उन्होंने बरमला किया भी है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना ये समझते हैं कि अब मार्च गुजर गया, जिसका वादा था कि मार्च में हुकूमत जाएगी, अब मिलियन मार्च होगा। अब मौलाना कैसे मिलियन मार्च करेंगे जब उनकी इत्तेहादी जमातें साथ नहीं है? और एक ऐसे वक्त में कि जब शेख रशीद ने भी कल ये कहा कि ये सिर्फ NRO के लिए हो रहा है, अपोजिशन की जमातें NRO मांग रही हैं, तो क्या अपोजिशन की जमातें वाकई NRO मांग रही हैं? कल आसिफ जरदारी साहब नैब कोर्ट में पेश हो रहे हैं, खबरें यही हैं अब तक, इसलिए वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और वो भी मरियम नवाज की तरह कारकुनों के हमरा जा रहे हैं। कारकुनों को साथ ले जाने का मकसद क्या है, ये हमारा बुनियादी सवाल रहेगा। और प्रोग्राम के आखिर में हम रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं। एक नया शहर बसाए जाने की बातें हैं कि लाहौर के बिल्कुल जुड़वा एक शहर बनेगा जिसमें 46 किलोमीटर एक तवील झील होगी। इसका डिज़ाइन कैसा है, ये कैसे बनेगा? अपोजिशन सवाल कर रही है कि 50 खरब रुपया कहाँ से आएगा और अमली शक्ल पर आप इस शहर को ज़मीन के ऊपर कितने अरसे में देख सकेंगे और उसके लिए कौन कौन सी रुकावटें हैं जिसको हुकूमत दूर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये हमारा तीसरा हिस्सा होगा प्रोग्राम का। मेरे साथ कमर शोजब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, MNA हैं। कादिर शाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब मौजूद हैं, MNA हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक है। मैं तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और पहला और बुनियादी सवाल उवैस कादिर शाह साहब के सामने रखता हूँ। शाह साहब, ये जब एक मुआहिदे पर पहुँच गए वफाक और सूबा और एक खुश आइन तरीके से एक डेवलपमेंट हो गई, एक कमेटी बन गई, तो कॉल ऑफ नहीं कर देना चाहिए था वो हड़ताल जो आप करने जा रहे हैं सिंध के अंदर वफाक के खिलाफ और तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में जो धरने देने जा रहे हैं, इसको रिव्यू नहीं कर लेना चाहिए था पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज सुबह ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि कमेटी फॉर्म हुई है, एडवाइजरी कमेटी, जो कराची के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जो दूसरी देरीना मसाइल हैं जो कहीं कमोपेश कि इनमें कुछ कम रफ्तार से मूवमेंट है या कहीं पे बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुए, जो सो कॉल्ड हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर एक 3 पार्टियां मिलके बैठी हैं तो इसको हम सब लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल जमात है। हमने कभी भी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया, हमने कभी भी इस तरह नहीं रखा जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में जो इस वक्त हमारी एक पार्टी बैठी हुई है, जिस तरह वो अपोजिशन को देखती है, हमने कभी भी इस तरह अपोजिशन को नहीं देखा। अगर किसी की राय हमारे लिए, लोगों के लिए, इस सूबे के लिए कारामद साबित हो सकती है तो हम मिल के काम करने को तैयार हैं। पहली बात आपकी है। दूसरी, जो आपने कहा कि एहतजाज, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, वेल डिसिप्लिन्ड पार्टी है, उसके मुख्तलिफ फोरम्स हैं, सिंध काउंसिल है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और अगर आप बात करेंगे एहतजाज की तो माफ़ कीजिएगा शायद किसी को बुरा लग जाए, लेकिन इस वफाकी हुकूमत ने कौन सा ऐसा सेक्टर छोड़ा है जिस पे एहतजाज ना किया जाए? मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि सिंध के लोगों ने सबसे बड़ा हमारे साथ जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ कोरोना आ गया, सब चीजें हो गई, हम सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट करते रहे कि आप जो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं,
इसके दौरानिये में कमी ले आए या इसके बिल्स जो है बाद में ले लें, हमारी एक नहीं सुनी गई। यहाँ पे पेट्रोल का मसला, यहाँ पे गैस का मसला, शुगर का, फ्लोर का, पूरे पाकिस्तान में मसला। देखिए, हम अगर किसी चीज पे एहतजाज कर रहे हैं कलामी के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन बुनियादी जो उसका नुक्ता था एहतजाज का, जिसके लिए एहतजाजी कॉल दी गई थी, वो ये था कि वफाक सूबे पर कब्जा करना चाहता है, उन आईनी ऑप्शंस को देख रहा है। अब आप जब के कमेटी पर बन गए तो आ गए हैं, तो उसका मतलब तो ये है ना कि वफाक अब शायद सूबे पर कब्जा नहीं करना चाहेगा। देखिए, उस कमेटी का जो मकसद है, जो उसके TORs बने हैं, वो कराची के प्रोजेक्ट्स, कराची की तरक्की और जो कहा गया है कि कराची के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए है जी। वफाक ने जो बात की है, देखें, अब अटॉर्नी जनरल साहब एक बयान देते हैं, फरूख नसीम साहब को वजीर आजम पाकिस्तान हमने भी टीवी पे सुना कि कहा कि आईनी और कानूनी ऑप्शंस देखे जाएं कराची के लिए। देखिए, ये कहने का मकसद क्या है? ये एक वो माइंड सेट है। इससे मेरी पूरी, मैं अपनी कौम को रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी कौम को, कि ये माइंड सेट देखें। ये माइंड सेट क्या है? कराची में कौन सी आफत आ गई है, कराची में कौन सी अनारकी फैल गई है, कराची में कौन सी बदअमनी है। देखें, अगर पूरे मुल्क में देखना है और कराची में अल्लाह ना करे ऐसे बुरे हालात अगर आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, तो पूरे मुल्क को देख लें। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, और दूसरे पंजाब में इवन क्या हालात हैं। देखिए, ये बात करना ही इतना बड़ा जुर्म है कि सिंध के लोगों के साथ, सिंध की डिवीजन के मुद्दे पे अगर आप दोबारा इस चीज को, एक सेंसिटिव इशू को उठा रहे हैं, तो ये नुकसान सिर्फ इस सूबे का नहीं, ये फेडरेशन का नुकसान होगा। राइट सर। अब कमल साहबा, ये इत्तफाक राय हुआ है कल, एक कमेटी बनी है कल, जो आज खबरों में आ गई और ये खबर ब्रेक हो गई। ये कुछ दिन पहले आप आईनी और कानूनी ऑप्शंस मांग रहे थे, प्राइम मिनिस्टर वजीर कानून से मांग रहे थे, और गवर्नर सिंध भी इसका इशारा दे चुके हैं कि हम कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कराची के अवाम के लिए हमें बहरहाल हल निकालना है। अब ये कमेटी बन गई है, क्या उन ऑप्शंस को आप उन ऑप्शंस की तरफ तो अब नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर आप जाएंगे तो बदएतमादी पैदा होगी और फिर एहतजाज की कॉल होगी, जो कि 19 तारीख को होने जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असदुल्ला, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। देखें, अभी मैं सुन रही थी अवैस साहब को, काफ़ी इनके तजाद वाले बयानात आ रहे थे। ये जो ऑप्शंस जो सुप्रीम कोर्ट के राइटली पॉइंट आउट करने के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने बयान फरमाई, उसके बाद इनको याद आ गया कि कराची जो है वो सूबा सिंध का ही हिस्सा है, और तकरीबन जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि तकरीबन 3 करोड़ का सिर्फ शहर है कराची, और जहां से अगर PTI के 14 MNA इलेक्ट हुए तो पिछले 2 सालों से तो उसको बाकायदा पॉइंट आउट करके, साइडलाइन करके और टॉर्चर किया जा रहा था। और वहां पे आपको याद होगा कि जिस दिन बारिश की वजह से हमने देखा कि लोगों की गाड़ियां बह रही थी, लोगों के 12-12 साल के बच्चे बह रहे थे, उस दिन हमारी ये जो जरदारी लीग है, ये जरदारी साहब की सालगिरह का केक काट के जश्न मनाते हुए पाए जा रहे थे। ये इनको झंझोड़ के याद कराया गया कि अगर आप कराची के लिए इसी तरह से ये सौतेलों वाला सलूक करेंगे और मुराद अली शाह साहब सिंध को आप सिर्फ समझेंगे कि मेरी डोमेन है खेलने के लिए, और जब बारिश में लोग जलील होंगे, जब वहां पर लोगों के बुरे हालात होंगे, घरों में जो है, आप जरा सिर्फ इमेजिन करें कि गटरों का गलाजत वाला पानी अगर गर्दनों तक लोगों के आया हुआ, तो वो कैसी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये इनकी तवज्जो दिलाने के लिए मेरे ख्याल में अच्छा नोटिस था, और ये तवज्जो दिलाओ नोटिस इनको मिलते रहेंगे जब तक कि वहां की आवाम को प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलेगा। तवज्जो दिलाओ नोटिस आपके दिए हुए आइन की, कमल साहब, आप आईनी और कानूनी ऑप्शंस को नहीं, मुझे आर्गुमेंट नहीं असद, मुझे बात कंप्लीट करने दे। भुट्टो साहब का जो दिया हुआ आइन है, उसका जो 149, मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन इतना जानती हूं कि उसमें जो भी आइन के मुताबिक होगा, हम उससे बाहर जाने की कोई बात न पहले की है न अब करेंगे। 18वीं तरमीम का याद रख ले, मतलब स्टेट विद इन द स्टेट नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप तमाम अवाम बिलबिलाती रहे, चीखो पुकार करती रहे और उस वक्त ये कहें कि आपको पता है वजीर आजम कौन है, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान है, आपको पता है कि 14 MNA आपके इलेक्ट हुए, तो जाइए उनकी हेल्प करें। लेकिन जब वही भुट्टो साहब का आइन इनको दिखाया जाए और उसकी आईनी शिकें बताई जाए कि इसकी ये ऑप्शन है, तो फिर ये बिलबिलाते हैं, फिर इनको चीफ जस्टिस साहब के बयान बुरे लगते हैं, फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो सारी इख्तिलाफात हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़हन में रखिए। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। शाह साहब, 1 मिनट। ये कमेटी उस वक्त तक बिल्कुल इफेक्टिवली काम करेगी जब
जब म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा। अगर यही मुनाफिकाना रवैया पीपल्स पार्टी ने रखा कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये उधर तो सूबे के हकदार बनते हैं और इधर आके ये हमारे तसलियों में छुरी घोंपते हैं। यही हम करेंगे इनके साथ कि हम वहां इनके साथ अपोजिशन बनेंगे और फेडरल में हम इनको फिर जिस तरह जवाब देने वो देंगे। बहुत गलत जुमला बोला है, बहुत गलत जुमला बोला है। अगर मैं बहन को रिक्वेस्ट करूं कि उसको खुद ही करेक्ट कर लें, अल्लाह ना करे मेरे शहर के लोग, मेरे सिंध के लोग या मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया कि लोग यहाँ पे जलील हो रहे थे, अल्लाह न करे ऐसी कोई भी बात इस्तेमाल की जाए। ये अल्फाज इनको वापस लेना चाहिए। देखिए कराची में अगर बातें हो रही हैं, आप लफ्ज वैसे शाह साहब, लेकिन शाह साहब अगर आप लफ्ज तब्दील कर लें, जलील होने की जगह कोई और लफ्ज डाल लें, अगर सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी अगर आप मुझे ये बात करने पे, अगर ये कराची पे बात कर रही है तो और मुझे हर चीज का पता है कि मेरी बहन कहाँ बात कर रही है, किस जगह कर रही है। देखिए मेरी बहन, कराची में जो हमने काम किया है या कराची में जो पिछले 12 सालों में तरक्की हुई है वो मीडिया भी दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे भी रखा हुआ है। और अगर बारिश यहाँ पे अनकैलकुलेटेड आया है, बीबी आप तो देखें, घर से बाहर निकलें तो कुछ देखें ना। आप लोगों की जो आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है 2 साल से, और आपको जो डिक्टेशंस मिल रही हैं, आप उनके अलावा चल नहीं सकते। आपकी मजबूरी ये है, आप लोगों को डिक्टेशन रात को मिलती है, सुबह आपको वही बोलना पड़ता है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी होते और अगर पॉलिटिकली आप आए होते किसी गवर्नमेंट में, मुल्क कैसे चलता है। आपने कराची की बात कर दी आईनी और कानूनी, ये आपका पुराना ख्वाब है, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं होना अब तक पूरा नहीं हुआ, आगे भी पूरा नहीं होगा। ये जो कराची का ख्वाब ये देख रहे हैं, इन्होंने साल पहले भी ट्राई की थी, सिंध गवर्नमेंट पे शब-खून मारने की कोशिश की थी, नैब के जरिए, दूसरे इदारों के जरिए हरासमेंट करने की कोशिश की, झूठे केसेस बनाए गए जो आज तक मेरी लीडरशिप भुगत रही है। हम कहीं नहीं जाएंगे। एनआरओ लेके, जो एनआरओ की बात कर रही है, एनआरओ या दूसरी चीजें लेके, वो शुगर किंग बाहर चला गया, फ्लोर किंग कहीं और चला गया, पेट्रोलियम किंग अब पता नहीं कौन सर। चले आप मुझे मौका दीजिए डॉक्टर निसार चीमा साहब को मुझे शामिल करने के गुफ्तगू में। एक मिनट शाह साहब, कमल साहब एक मिनट, मैं डॉक्टर निसार चीमा को शामिल कर लूं। डॉक्टर साहब मैं एक मिनट, कमल साहब मैंने बता दूं जी, शुगर डॉन एंड शुगर डैडी स्टिल हियर। और दूसरा मैंने ये भी बता दूं कि मैं एक प्रॉपर सियासी वर्कर हूं। मैं बिलावल साहब की तरह की नहीं हूं सियासतदान कि जिसको पर्ची पर सियासत में लाया गया, मैं मेहनत करके पहुंची, जगह जगह देखी हुई है। चले मुझे और सिंध से मेरा ताल्लुक है, आप भी निकला करें बाहर, कराची में निकले, लेकिन जो कराची में तरक्की हुई है, काटने के अलावा भी लोगों के मसाइल हैं। लेकिन अगर आप निकलती हैं तो कमल साहबा, तो शाह साहब कह रहे हैं कि कराची शहर में जो तरक्की हुई है वो सब दिखा रहे हैं, आपको क्यों नजर नहीं आ रही? मतलब हैरत की बात यह है। अच्छा आप मुझे कोई चैनल चले, अगर कोई किसी चैनल पे इनका इल्जाम है, अगर कोई चैनल टीवी चैनल पे दोस्त सच दिखा रहे हैं और सच दिखा रहे हैं, अगर आप जैसे चैनल को अच्छी बात दिखा रहे हैं तो ये उनको अच्छा नहीं लगता, सच्ची बातें इनको अच्छी नहीं लगती। अच्छा शाह साहब, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आऊंगा तो मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ लूंगा, जरा कुछ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए जिसको आप कराची शहर में तरक्की बता रहे हैं। मैं लेकिन डॉक्टर साहब मुझे अब बदएतमादी वाज़ेह नजर आ रही है, और एक अभी एमक्यूएम की तरफ से भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक सूबे नहीं बनेंगे, सिंध में मजीद सूबे नहीं बनेंगे, जब तक तो ये कमेटी भी शायद काम ना कर पाए। अब अगर इस तरह के बयानात होंगे और ऐसी डिस्कशन होगी तो साफ नजर आता है कि बदएतमादी है। तो बदएतमादी के होते हुए कमेटी कुछ रिजल्ट्स पैदा कर सकती है कराची में? देखिए असदुल्ला साहब, कराची के हवाले से 3 स्टेक होल्डर हैं, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है और जो लोकल गवर्नमेंट है। तीनों स्टेक होल्डर हैं, तीनों की जिम्मेदारी है, तीनों पे अवाम ने एतमाद का, तीनों पे अवाम ने एतमाद का इजहार किया और तीनों अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अगर ये कमेटी बनी है तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त है और सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और मिल के जो है वो अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। जहाँ तक आपने एहतजाज की बात की तो देखें, ये जो कमेटी है ये इसका दायरा-ए-कार जो है वो तो कराची के मसाइल हल करने तक है, लेकिन जो एहतजाज है वो तो देखें, जो कुछ हमारी बहन कवल फरमा रही थी कि लोग बिल बुला रहे हैं, लोग वाकई बिल बुला रहे हैं, 22 करोड़ आवाम बिल बुला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, एहतजाज के हक में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिए, वो ये है
कि क्या आप समझते हैं कि अगर एक तरफ आप कराची जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के संजीदगी से काम करने की भी कोशिश करें और साथ दूसरी तरफ एहतजाज भी होता रहे, तो ये दोनों चीजें एक वक्त में होकर ऑप्टिक्स भी कोई चीज होती है। वो कमेटी का दायरा कार महदूद है कराची के मसाइल तक, ठीक, जबकि इस हुकूमत लेकिन वो एहतजाज भी कराची या सिंध पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ है ना। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। लेकिन जो असल में पिछले पूरे 20 सालों में यही कुछ करती रही हैं दोनों जमातें। कमल जरा मुझे बात तो करने दें। एक सेकंड जी, बात ये है कि इस 2 साल इस दौर में इस हुकूमत की नाली बदइंजामी और जो आवाम के ऊपर जुल्म सितम है महंगाई की शक्ल में, उसके असरात जो तो 22 करोड़ आवाम पे है, सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। इसलिए एहतजाज तो बुलगीर होना चाहिए। ये एहतजाज का मौजू ये नहीं है ना डॉक्टर साहब, ये तो कह रहा हूं एहतजाज का मौजू विफाक की तरफ से सिंध पर कब्जे की कोशिश है, ये मौजू है और उसी मौजू पर कमेटी बन गई है। नहीं, उस मौजू पे वो तो देखें, बात ये है वो तो कराची के मसाइल हल करने तक महदूद है, उसके टीओआर्स, उसका दायरे कार जो है, दायरा इख्तियार जो है, जो वो तो ये है कि कराची के मसाइल हल करने चाहिए और सबको मिलकर करने चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जो अवाम बिल बना रहे हैं इस हुकूमत की नाली बदइंजामी का शिकार होकर, इनके मजालिम जिस तरह ये महंगाई के बम इन्होंने गिराए हैं तसलसल के साथ, उसका शिकार है पूरे अवाम। 22 करोड़ आप कहते हैं एहतजाज मुल्क गिर होना चाहिए, लेकिन आप करने के लिए तैयार है ना पीपल्स पार्टी? हम तो देखें असेंबली के अंदर भी और बाहर भी ये कि बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, पूरी कौम के साथ हैं और कौम बाकी कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन जो कौम के तो इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। चलें एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा सवाल उवैस कादिर शाह साहब से करना चाहता हूं, फिर आपके पास आ जाता हूं। मुझे शाह साहब ये बताइए कि एक आपकी हमेशा पिछले 6 महीने में हम इख्तलाफ देख रहे हैं कोरोना पॉलिसी पर कि आप कह दें कि विफाक ने सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया। अब बिल गेट्स ने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद इसको बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। मोदी पाकिस्तान की जो मईशत है उसको मुस्तहकम करार दे दिया है। जो एक्सपोर्ट्स हैं कोरोना के बावजूद 6% एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। 0.06% अगरचे कम है, लेकिन इन्फ्लेशन में कुछ कमी वाक़ई हुई है। आपके पास एहतजाज करने के जो मौज़ूआत थे वो तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप इसके बावजूद क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अब शेख रशीद इसका जवाब ये दे रहे हैं कि आप सिर्फ एनआरओ चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर इसका जवाब दीजिएगा। सुनवाइए जी साहब, क्या कह रहे हैं? उस तरफ नहीं जा रहे कि एपीसी की तारीख देनी। अब मुहर्रम शुरू होने लगा है, अब मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा और ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेंगे और फजलुर रहमान समझ रहा है कि वो सियासी तौर पर बच्चों को वरगला सकेगा। दोनों भूल में हैं, दोनों अंदर से बड़े सियाने हैं। और फजलुर रहमान एक अपोजिशन की जो बात कर रहे हैं वो अगर इनके सहारे कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा फिर पछताएंगे। मैं फिर कहता हूँ फजलुर रहमान साहब जागते रहना। पिछली दफ़ा भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, इस बार भी इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए। अगर एनआरओ नहीं तो अपने केसों से निजात चाहिए। जी वैसे शाह साहब, किस मौजू पर आप एहतजाज करना चाहते हैं? शेख रशीद के मुताबिक सिर्फ एनआरओ पर। देखिए खान साहब, अगर शेख रशीद साहब का जो ये बयान है, शेख रशीद साहब हमेशा बोलते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली हैं और अगर माजी में उठा लें तो इमरान खान के साथ बैठ के भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर की थी, बोली थी उनके फेवर में या उनके खिलाफ में, उधर नहीं जाते। अगर ये बात करते हैं एनआरओ की तो इस वक्त तक मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग ने कौन सा एनआरओ मांगा है? 2 साल में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर लीडर के खिलाफ झूठे केसेस बना भी दिए, उनको अरेस्ट भी कर लिया, इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, रीजंस ऑफ अरेस्ट कुछ और हैं। अभी तक 1-1 साल 2-2 साल हो गए हैं, वो अभी तक जेल में हैं। आसिफ अली खान जरदारी, उतनी तवील तबीयत उनकी खराब है कोरोना के बावजूद, वो आप सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद भी उनको बुलाया जा रहा है और एनआरओ पहले मांगा है ना हम कभी मांगेंगे। अगर आप हमारा माजी देख लें तो हम यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप के दौर में भी 8-8 साल जेलों में हम रहे हैं, जबकि कोई
कोई केस प्रूव नहीं हुआ और हमारी लीडरशिप के साथ, स्पेशली आसिफ अली खान जरदारी साहब के साथ, तो वो सलूक किया गया जो कभी किसी क्रिमिनल के साथ भी ना किया जाए। पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनकी जबान तक काटी गई, उनके साथ तशद्दुद भी किया गया। ये कभी किसी क्रिमिनल के साथ भी उनके साथ होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पूरी दुनिया में नहीं होती ये चीजें ना। हम कभी ECL में हमारा नाम डाल दिया गया, ओ भाई हमारा नाम क्यों डालते हो, हम कहीं मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। जिनको आपने मुल्क से बाहर भेजना था आपने भेज दिया, आपने नारे कुछ और लगाए थे, आप NRO किसी और को दे रहे हैं। आप ये संभालें कि अपनी ATM मशीन्स जो इन्होंने बाहर भेजी हैं उनको वापस बुलाएं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरी एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं जी, देखिए आपने कहा कि आसिफ अली खान जरदारी कारकुनों के साथ जा रहे हैं। कल CEC की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने खुद मना कर दिया कि ये केसेस मैं खुद फेस करूंगा। अब अगर ऐसे में कारकुन आते हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि जी हमने तो मना किया था, कारकुन खुद से आ गए। देखिए एक बात सुने, कारकुनों की एक मोहब्बत होती है, कारकुनों की, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज बोल सकती है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, बोल सकता हूं। किसी और पार्टी का देखिए, अब मैं अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, अगर PTI अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहती है तो उसमें तो जहां कहां से शमूलियत किए हुए लोग आए हैं, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, कोई नून लीग से है, वो घूम फिर के आए, वो बुनियादी उनके पास 3 या 4 लोग दीजिएगा। शाह साहब मुझे एक चीज, ये सवाल उठाया है कमल साहबा, वो कह रहे हैं कि हमने आज तक कौन सा NRO मांगा है, और आप ये कह रहे हैं अभी कुछ पिछले दिनों इमरान खान साहब ने क्यों कहा अर्बन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की इफ्तिताही तकरीब में कि इनसे जब भी इंपॉर्टेंट कानून साजी पर बात करने लगते हैं कहते हैं हमें NRO दे दो। तो ये क्यों कह रहे हैं जब ऑपोजिशन ने कभी आपसे NRO मांगा नहीं है? Proposed amendments by People's Party and PMLN in National Accountability Ordinance 1999 NRO सुपर प्लस है। ये 34 टांके और नैब को दफन करके ताबूत 100 फुट जमीन में दफन करने की ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं जो इंतहाई डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड जमहूरियत, फैमिली लिमिटेड जमहूरियत पार्टीज ने पेश की कि पाकिस्तान को फैटफ अगर ब्लैक लिस्ट में डालता है डालने दो, लेकिन अगर उसको बाहर निकालने के लिए लॉ मेकिंग करनी है, कानून साजी करनी है, जो कि पिछले 9 साल से पेंडिंग थी इन 2 डेमोक्रेटिक जमातों की बारियों की वजह से, तो पहले आपने आपके जो ताबूत है उसमें ये कील ठोंके, हमें क्लियर चिट दीजिए, नैब को बिल्कुल फारिग करे, टूथलेस क्या बिल्कुल खत्म कर दे। और इनके बयानात है चला दे, पिछले प्रोग्राम में आपने चलाए थे कि नैब खत्म कर दो, नैब खत्म कर दो, नैब खत्म कर दो, ये NRO प्लस है। फिर कहते हैं इमरान खान तो कुछ दे नहीं सकता, तो भाई इमरान खान अगर कुछ दे नहीं सकता था तो फिर 18 अगस्त आने वाली है, परसों ही है, तो पहले दिन आपने उनकी स्पीच से पहले शोर क्यों मचा दिया और आज तक आप ब्लैकमेलिंग क्यों करते हैं? आप बार्टर ट्रेड क्यों करने आ जाते हैं? जहां नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है वहां आप अपने आकाओं के ये इतने बड़े चट्टे खट्टे खत्म करने के लिए क्यों ये सारा कुछ लेकर आ जाते? ये तो रिटर्न मसवदा है, आप चलाएं इसको, पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये किस मुंह से बैठ के अपने आप को कहते हैं कि हम NRO नहीं मांग रहे। और किस डिक्टेटर की आप बात कर रहे हैं? NRO लेने आप डिक्टेटर के पास ही गए थे, और वो जो चार्टर ऑफ डकैती आप लोगों ने साइन किया था वो मुशर्रफ से जाके आपने आशीर्वाद लिया था, तभी आप लोग जो है वो वापस लाए थे। मुशर्रफ साहब के हक में बेनजीर भुट्टो साहिबा की खुद अपनी बयानात हैं कि वो नवाज शरीफ से बेहतर है। आप लोगों के तो हिस्टोरिक यू टर्न्स हैं, लीडरशिप से लेकर नीचे तक आपको पता ही नहीं है कि आप हैं किसके साथ। वो एहतसाब के नारे लगाते थे, वो घोड़ों की तस्वीरें दिखाते थे, नवाज शरीफ साहब जब आए थे और बेनजीर को निकाला था, जब ये वापस आई थी, अब हौसले से सुन लें। मेरी बहन पहले किसके साथ थी ये भी बता दें, आप किसके साथ? आज तो इमरान खान और कल किसके साथ होंगी? देखिए ये बात किसी पॉलिटिकल लगती है, अब इनसे क्या चुप करके सुन ले। अच्छा चले, मुझे एक चीज लेकिन बुनियादी सवाल था, बारे में शायद पता नहीं है। असद साहब इनको शायद मेरे बारे में पता नहीं है। मैं डे 1 से इमरान खान के साथ हूँ और आखिरी दिन तक इमरान खान के साथ हूँ। अच्छा अब अगली बात सुन ले, ये इनके गैर जमहूरी रवैया, मेरी बात सुन ले, हौसले से सुने। चल क्या रहा है? आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपकी जो फैमिली लिमिटेड जमहूरियत है वो एक्सपोज हो रही है। सुनिए इसमें जो सर, एक सेकंड शाह साहब, कमल साहब, जो बुनियादी मेरा सवाल था, मैं बुनियादी सवाल ये था कि जब पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं उन मौजूआत पर जिस पर आप एहतजाज करना चाहते थे, जैसे मैं निसार चीमा साहब के सामने चले सवाल रख देता हूँ। चीमा साहब,
आप कहते हैं कि कोरोना बड़ा मिस हैंडल हुआ। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुआ सर। मैं 1 मिनट वापस आ जाऊंगा आपके पास। मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। ऑपोजिशन जॉइंट है, आप ऑपोजिशन का एक बंदे से सवाल करते हैं, वो भी वही बात करता है, दूसरा भी मैं इस पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर ये कहते हैं कि कोरोना हैंडल नहीं हुआ, तो मैं बताता हूँ कि कोरोना में क्या मिस हैंडलिंग हुई है और किस तरह किस जगह पे मिस हैंडलिंग हुई है। अगर आप सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की ये बिल गेट्स फाउंडेशन से पहले अच्छा, मैं 1 मिनट, अगर आप मुझे दोनों मौका कर चुका है। कमल साहब इन्होंने पूरा झूठ बोला। अच्छा चले, बराबर वाले शाह साहब देखिए, इस तरह से देखिए, किसी की बात समझ नहीं आ रही ना आपकी आ रही है ना कमल साहब की आ रही है, टाइम जाया हो जाएगा। मुझे आप दोनों मौका दें, मैं वापस आप दोनों के पास आता हूं। पहले मुझे निसार चीमा साहब ये बताएं, आप 1 मिनट, कमल साहब मैं 1 मिनट मुझे दें, मैं वापस आता हूं आपके पास, आपके पास मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा जरा काइंडली, मैं वापस आ जाता हूं। मुझे चीमा साहब ये बताएं, फजलुर रहमान साहब आपसे नाराज हैं, वो कहते हैं जी आप हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं, आपके पास मौजूआत हैं जिन पर आप एहतजाज करना चाहते हैं, करने की हिमायत करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, जरा मैं आपको सुनवा देता हूं, जवाब दीजिएगा फिर। सुनवाइए जी फजलुर रहमान साहब। इस पर इख्तलाफ नहीं कि हम APC बुलाएं, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कि हमें एक नई तहरीक की तरफ जाना चाहिए। वादे ये थे कि मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी, तो मार्च गुजर गया है, तो अब जाहिर है जी कि अब मिलियन मार्च ठीक रह गया है। मिलियन मार्च, आप लोग मार्च और धरनों से हुकूमतों को घर भेजने के हक में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का साथ तो किसी सूरत नहीं दे सकते ना चीमा साहब। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया है, देखिए वो बड़े एक मुदब्बर आदमी हैं, बड़े तजुर्बाकार सियासतदान हैं माशाल्लाह। ये तजुर्बाकार और मुदब्बिर होना वैसे अलग अलग बातें हैं और बहुत नहीं बिल्कुल मुदब्बर भी हैं, तजुर्बाकार हैं और बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए काबिल एहतराम है। वो एक काबिल एहतराम मोहतरम ये दीनी और सियासी रहनुमा हैं जी। देखिए बात ये उन्होंने ये कहा था कि वादा ये किया गया था कि मार्च में इनको घर भेज दिया जाएगा, इसकी बसात लपेट दी जाएगी। ये जो है ये जाली सी हुकूमत जो है, जो खुद आई नहीं लाई गई है। लेकिन ये है कि अब अगर नहीं लपेटी जाती ये बसात, तो फिर ज़ाहिर है हमें कुछ और करना पड़ेगा। जिन्होंने ये मौलाना, तो ये है कि मौलाना के मुखातिब तो वो हैं जिन्होंने वादा किया था कि ये बसात ये बसात, मेरी बात सुने, ये बसात लपेट दी जाएगी। जिन्होंने वादा किया था, बिल्कुल उनका फ़र्ज़ है कि अपना वादा निभाएं। ये है कि ये देखें, ये वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। आप चाहते हैं कि वो उनका वादा निभाएं और कोई गैर कानूनी अमल? नहीं, हमने देखें, हमने वो काम तो करने ही नहीं है जो हमने 126 दिन के धरने के दौरान हमने देखे। तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप लोगों को साथ में लाएं, तहरीक में लेकर आए ना। आप देखिए, एक तो टाइम बहुत कम देते हैं, आप देखिए, दूसरी ये है कि बात करने नहीं देते। मेरी बात मुकम्मल होने दें। बात यह है कि हमने वो 126 दिन वाली अपोजिशन नहीं करनी, हमने कंटेनर पे चढ़ के गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने कौम को लाकानूनियत के दर्स नहीं देने, हमने कौम को ये कानून शिकनी पे नहीं उकसाना, हमने पुलिस पे हमले नहीं करने, हाउस में नंबर पूरा करना है, हमने पुलिस पे हमले नहीं करने, हमने सुप्रीम कोर्ट पे, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, हमने PTV पे हमले नहीं करने। ठीक है, हमने देखें जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी अंदाज में हमने काम करने हैं। और इस आपने नैब पे हमले करने, ये अजाब जो मुसल्लत है PTI की हुकूमत का अवाम पे, जिसने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, इस अजाब से निजात दिलाने के लिए हमने हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल, जमहूरी तरीका मैं वही कह रहा हूं, जमहूरी आपका पास एक और जमहूरी लेकर आए और आप हाउस अपने कब्जे में कर लें। जमहूरी कुव्वतों को आप कह रहे हैं कि कोई अपना वादा पूरा करे, वो वादा कैसे पूरा करे? और जमहूरी कुव्वतों को हमने साथ लेके चलना है। देखें, ये है कि जिन्होंने वादा किया था इस कौम का हिस्सा है, और कौम के साथ जो कोई जुल्म हो रहा है, ज़ाहिर है कि सारे लोग देख रहे हैं, और ये नहीं हो सकता कि कोई तबका जो है, कोई अदारा, कोई तबका इसका असर कबूल ना करे कि अवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। तो कैसे ये हो सकता है कि कोई तबका, कोई अदारा, कोई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वो जो है वो इंडिफरेंट रहे, इससे असर कबूल ना करे। और दूसरी बात जो है वो मैं एक ज़रूर कहूँगा कि कंवल जो है, कंवल हमारी बहन है, और मैं जानता हूँ कि वो शुरू से PTI के साथ है, PTI की नज़रियाती कारकुन है वो। ये बाकी जो भगौड़े हैं उनकी तरह नहीं आई PTI में। ये PTI में तो चंद लोग ही हैं कंवल जैसे, बाकी तो सारा जो चूंचू का मुरब्बा है वो तो कोई किसी जमात से आए, कोई किसी जमात से आए, कोई मुशर्रफ का साथी, कोई पीपल्स पार्टी का साथी,
काफ लीग का साथी, कोई जो है ये कमल जैसे नजरियाती लोग बाकी कम हैं, और इन्होंने ये बात इनकी सही है कि ये शुरू से इमरान खान के साथ है, लेकिन एक बात जो है उससे मुझे इख्तलाफ है। मेरा ख्याल जो है कि इन जैसे अच्छे बासु लोगों का ज़्यादा देर तक पीटीआई में गुजारा मुमकिन नहीं है। आपको क्या मुश्किल नजर आ रही है? मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल कंफर्टेबल हैं पीटीआई में, उनको देखें, इनसे काम लेने की बजाय जो असल नजरियाती लोग हैं वो तो इधर उधर के जो कोई किधर कहीं से इंपोर्ट किया, को कहीं से पकड़ा, उनको वजारतें भी देते हैं, उनको ये फोरफ्रंट पे भी रखते हैं। बात कर दी कमल साहब, अगर आप जवाब देना चाहें तो ये बेचारे तो पीछे रह के बस ये है कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो पहले ये बात कर रहे थे, अवाम अगर टॉर्चर का शिकार होगी, आप बेफिक्र हैं, 3 साल बाद हमारा भी जब हम जाएंगे वोट लेने के लिए वो बता देंगे हमें। आपके पास ना एपीसी का कोई एजेंडा है, ना कोई इनके पास एजेंडा है कि ये प्रोटेस्ट किस पे करे। सारा प्रॉब्लम ये एनआरओ प्लस है और इनके अपने मफादात और इनके अपने केसेस हैं जहां से रोना शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। अवाम के इश्यूज का अगर इत्तराक होता तो बिलावल अन्य 200 को एक मॉडल विलेज बनाता, वहां के पहले हल करता इश्यूज, फिर वहां अजीज मेमन जैसे इंसिडेंट्स ना होते। और यहां पे शहबाज शरीफ साहब जो कोरोना से लड़ने आए थे और उनको उनकी भतीजी लड़ गई है कि उनकी सियासत में भी वो कहती है जैसे अपने वालिद को मैंने फारिग किया है, उसी तरह मैं शहबाज शरीफ को भी फारिग करके तो मैं खुद मैदान में उतर हूं। और वो मैदान में उतरती हैं गुंडे लेकर और बड़े बड़े पत्थर लेकर और इदारों पे अटैक करती हैं। तो ये बातें जनाब आप हमें समझाइए। हमें पता है कि आप लोगों की सियासत किस तरह की रही है और ना कभी ये अवामी सेंट्रिक थी, ना अवाम के इश्यूज को आप एड्रेस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान अपनी सही डायरेक्शन पे लग गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, एक जो इजाजत दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। ओवैस काजी शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेकर वापस आते हैं। तो पिछले कुछ दिन से बहुत चर्चा है लाहौर के बिल्कुल बराबर में एक नया शहर बसाए जाने का। ये कितना बड़ा शहर है, ये कितने अरसे में बन जाएगा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसका डिज़ाइन कैसा है, वो झील जो 46 किलोमीटर झील है वो कितने अरसे में हम अपनी आंखों से देख सकेंगे, वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर कब नज़र आएगी, और ये कैसे मंसूबा अमल को पाया तकमील को पहुँचेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ SM इमरान साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन LDA। और ये जो मंसूबा लाहौर के साथ एक नए शहर का लगने जा रहा है, इसमें इस मंसूबे के डिज़ाइन और इसकी तमाम चीज़ों को की जो टीम है इसको आप देख रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सब प्रोग्राम में, और मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा, और या इससे पहले शायद ये सवाल करना चाहिए कितने अरसे में शुरू होगा, ग्राउंड पर इसका स्ट्रक्चर कब तक बन जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट टोटल 1,02,000 एकड़ पे फैला हुआ प्रोजेक्ट है, दरिया रावी के 46 किलोमीटर की लंबाई पे और उसके इर्द गिर्द के एरिया में फैल के। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पिछले 20 साल से बहुत मरतबा अलग अलग टाइम पे की गई है। 2014-15 में इस प्रोजेक्ट की एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी और एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई थी। उसके बाद जो भी उनकी वजूहात बनी, इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, आगे नहीं लेके चला गया। अब इस प्रोजेक्ट पे प्राइम मिनिस्टर का फोकस था कि हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमारे दरिया के पानी को बचा सकें, साथ एनवायरनमेंट को भी बचा सकें। और नेचुरली इस साइज़ प्रोजेक्ट इतना महंगा और इतना बड़ा है कि इसको करने के लिए आपका इलाका डेवलपमेंट के थ्रू ही फंड जनरेट करना है, तो उसकी प्लानिंग कंटिन्यू की जाए। तो उसकी वजह से पिछले 6-7 महीने से ये काम LDA के ज़िम्मे लगाया गया था कि आप अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाएं। आज वैसे इसकी एक अलग अथॉरिटी बन गई है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। इंशाल्लाह उसके भी चेयरमैन आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर लेंगे। बट सो फार इसके अभी तक जितनी चीज़ें की गई वो ये की हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस पर करने वाली थी वो ये कि कभी भी दरिया में जब काम किया जाता है तो उसकी रिवर की फिजिकल मॉडल स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इस वक्त नंदीपुर के इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पे चल रही है। वो रिसर्च में आपकी जो स्टडी कंप्लीट है वो तकरीबन 2-1 महीने और लगाएगी। वो वक्त हमें इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये फैसला करना या कोई स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगी। दरिया की बहुत अहमियत है, उसके पानी को बचाना पूरे मुल्क के लिए ज़रूरी है, और इसका टोटल स्टडी का मेन मकसद ये है कि पानी का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे लेके जा सकते हैं। तो मेरी कैलकुलेशन कितने खर्च होंगे इस पर, इस मंसूबे पर? आप जो पहला इसका फेज़ है 44,000 एकड़ का, उसकी जब 2015 की फिजिबिलिटी हुई थी तो वो लगभग 700 अरब रुपए की कॉस्ट थी। आज अगर उसको रिवाइज किया जाए, जो कि नेचुरली अभी रिवीजन फाइनल डिज़ाइन की जब कंसल्टेंट्स आएंगे वो करेंगे, मेरी कैलकुलेशन में वो अप्रॉक्सीमेटली 980 से 1,000 अरब तक होगा
पहले इसके 44,000 एकड़ का जी। तो ये इसकी मेजर चीज़ है। राइट जी। अब इसमें मजमूई तौर पे जो 50 खरब की बात हो रही है कमल शोजब साहब, दो तरह के एतराज़ात अपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक एतराज़ ये है कि 50 खरब कहाँ से आएंगे, आप ये पैसे कैसे लेकर आएंगे। दूसरी बात ये कि वो मंसूबे आपने एक ऑरेंज ट्रेन को सिर्फ तकरीबन मुकम्मल मंसूबे को आपने इम्प्लीमेंट करना था या उसको जो है वो उसको उस पर अमल दरामद करना था, वो नहीं कर पाए, या आप हाउसिंग का जो मंसूबा था 50 लाख घर बनाने का उसका बहुत छोटा हिस्सा भी नहीं बना पा रहे, तो आप ये वाला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे मुकम्मल करेंगे। ये ऑपोजिशन की तरफ से दो एतराज़ात आ रहे हैं। देखिए जी, अल्लाह का बड़ा करम है, पाकिस्तान में अपोजिशन जिस तरह एक्सपोज हो रही है, पता लग रहा है कि इनकी नीयत भी खराब है और नॉलेज का तो सख्त शदीद क्राइसिस है। 3 पॉइंट्स है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। नंबर 1 ये कि जो अपना ये थी स्कीम, हाउसिंग स्कीम, इसका प्रॉब्लम ये था कि फोकलोयर लॉ था जो फंसा हुआ था और वो अब कंप्लीट किया, सारी ट्रबल शूटिंग की है उसकी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जिस दिन ये रावी को लॉन्च किया है, साथ ही उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को हम 1 विंडो ऑपरेशन पे लेकर आ रहे हैं और जो इश्यूज थे उसको सॉल्व कर लिया गया है। तो अब वो मंसूबा तो ऑलरेडी किक स्टार्ट हो गया है। सेकेंडली, जो ऑरेंज ट्रेन का मेरे से ज्यादा आपको पता है कि किस तरीके से इतनी ओवर चार्ज और ओवर किस्म का बजट लगा के ये एक मंसूबा सफेद हाथी पाला गया है, जिसको चलाने के लिए भी 10 अरब की जो है सालाना सब्सिडी चाहिए और उसको कंप्लीट करने, और बीच में क्योंकि कोरोना का भी एक एपिसोड आया था, वो भी कंप्लीशन हो चुकी हुई है और बहुत जल्द उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और वो जो 10 अरब की सालाना सब्सिडी है मेरे और आपकी जेबों से यकीनन जाएगी। अब ये जो नया प्रोजेक्ट है, इस पर मैं सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी बता दूं। एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हर प्रोजेक्ट या इस किस्म की जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड नहीं होती, ना होनी चाहिए। इसका डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाया जा रहा है। जमीन हुकूमत देती है, बाकी सारी फंडिंग और जो ऑपरेशन उसको करना है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है। गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना, ऐसे लॉज बना देना, ऐसी पॉलिसी मेकिंग करना कि ये इश्यूज और इसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए। जहां तक इन्होंने पानी की बात की, मैं एक क्योंकि एनवायरमेंट को डील करती हूं और मैं कमेटी की मेंबर हूं, कन्वीनर हूं 6th कमेटी जो SDG 6 है, वाटर एंड सैनिटेशन, जिसका पूरे पाकिस्तान में मसला है और लाहौर बजट देखा गया तो 10 तक नीचे पोल्यूशन जा चुकी हुई है और आर्सेनिक मिला पानी आ रहा है। और आज तक किसी माशाल्लाह लीडर ने सोचा नहीं कि ये इतनी ज्यादा जो आप वेस्ट जो जमीन के नीचे दे रहे थे और रावी में छोड़ रहे थे, इसका आने वाली नस्लों पे, इंसानों पे कितने बुरे असरात हो सकते हैं। शहरों के शहर जो है वो इस वक्त गटर खाने बने हुए हैं। तो इसलिए ये नया प्रोजेक्ट एक प्लान बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही, सिवाय इस्लामाबाद के आज तक पाकिस्तान में कोई शहर प्लान नहीं बनाया गया। कमल साहब, ये जो आपने कहा कि इसको इसलिए इस एनवायरमेंट्स के ज़हन में रखते हुए बनाया जा रहा है, फैसिलिटेट करना है। चीमा साहब, ये जाहिर है ये हो नहीं सकता। एहसन इकबाल साहब साबिक वजीर मनसूबाबंदी और सेपैक के जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो देखते रहे, हो नहीं सकता उनके इल्म में ना हो कि हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना होता है, ज़मीन देना होता है, बाकी प्राइवेट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। ऐसा नहीं बात दफा लगता कि अपोजिशन एक अच्छे प्रोजेक्ट को भी महज तनकीद बराए तनकीद का निशाना बना रही है। असदुल्ला साहब, देखें, हवाई किले बनाना जो है बड़ा आसान काम है, जो चाहे कर दें। मैं तो ये पूछता हूँ कि कौन सा वादा है जो इस हुकूमत ने आज तक पूरा किया है। देखें, जो 1 करोड़ नौकरियाँ थी उसमें 2 साल में कम से कम 40 लाख मिलनी चाहिए थी ना। 20 लाख 1 साल की, 40 लाख नौकरियों में से अब तक कितनी मिली हैं? जो 20 लाख घर बनने थे 5 साल में, जो 50 लाख बनने थे, उनमें से 20 लाख बनने चाहिए थे 2 साल में। उनमें ऐसे मंसूबे पैदा होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नहीं, बात ये, मेरी बात सुन लें जी। बात ये है कि ये बड़ा अच्छा मंसूबा है, लेकिन बात यह है कि अगर इसके प्लानर, इसके एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर अगर शहबाज शरीफ जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता तो फिर यह है कि यकीन भी होता लोगों को इसके बारे में। तो यह है कि यही लोग कह सकते हैं, देखें ना, कि ये हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस हुकूमत की, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है, कोई एतबार नहीं है, कौम को एतबार नहीं है। तो ये कि हवाई किले बनाना तो बहुत आसान है जी। एक जेर जमीन बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाया ना पानी को महफूज करने के लिए। सर, वो अमली मंसूबा नहीं है वैसे?
असद साहब, इनसे पूछना ये है कि 10 सालों से शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में और रवि ये सिटी का उधर पेंडिंग मैं चाह रहा हूं आवाम को अपार्टमेंट्स बना लिए जाके 10 अपने अपार्टमेंट्स 2 साल में आवाम के साथ किया, उसी टैंक में इनको वोट मिलने चाहिए। राइट, चले मैं इसके कुछ मुस्बत पहलू हैं, बहरहाल ऑपोजिशन अपनी जगह, लेकिन इमरान साहब मुझे ये बताइए, एक तो ये कि इसका टाइम फ्रेम क्या जहन में है इसको डिज़ाइन करते हुए, और इसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, इससे मेरी मुराद ये है कि ज़मीन पर कब इसकी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिर है बहुत सारी लैंड एक्वायर करना पड़ेगी, उसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होगा, इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसके मुस्बत पहलू कौन कौन से हैं आपके ख्याल में? असद साहब देखिए, दो बातें समझने टाइम फ्रेम का जरूर बताइएगा। टाइम फ्रेम पे स्पेसिफिकली अब चले तो इस काम का स्टार्टिंग टाइम 4 से 5 महीने मेरे हिसाब से लगेंगे आपको, स्टार्टिंग टाइम लगेंगे उसको करने में। नंबर 2 बात इसमें आ जाती है जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये ख़त्म कब तक होगा। इसकी जो इनिशियल फिजिबिलिटी 2014-15 में उन्होंने बनाई थी पूरे प्रोजेक्ट की, वो 10 साल ईच फेज़ की रखी थी, वो बन गई थी आपकी जाके 30 साल। मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर इस प्रोजेक्ट को सही से फाइनेंशियल प्लान के तहत बनाया जाए तो ये प्रोजेक्ट आप 10 से 15 साल के अंदर टोटल ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा। मतलब वो 10 को आप 5 साल पे ईच फेज़ ला सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। छोटी एम्प्लॉयमेंट की बात, आप एक पूरे शहर की बात कर, लिटरली लाइक अ फुल सिटी, 1,02,000 एकड़ बहुत जगह होती है, उसमें 1.8 मिलियन यूनिट्स की बात हो रही है, अपार्टमेंट्स की मद में, घरों की मद में बनाने की। दैट्स कोई छोटी चीज़ नहीं बन रही, बट वो एक प्लान तरीके से बनेगी। पाकिस्तान में आज तक प्लान तरीके से एक इस्लामाबाद बना था, उसके अलावा हर चीज़ हैपहैज़र्ड है, प्लानिंग के बगैर बनाया गया। दरिया रावी के इर्द गिर्द या दरियाओं के इर्द गिर्द शहर बनाना कोई नई बात नहीं है। मतलब लंदन का थेम्स भी एग्जैक्टली इस तरह बना था, 70 में उसकी पूरी उन्होंने रिवर चैनलाइजेशन ठीक की थी, उसके बाद वहाँ पे इर्द गिर्द उसकी डेवलपमेंट सही हो गई थी। तो ये करना ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अहम बातें हैं, मैं फिर वो बातें बोल दूँ, इस शहर में अभी थोड़ी सी मेरे भाई और भाई बहन दोनों ये डिस्कस कर रहे थे पानी की बातें। लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला इसलिए पानी है क्योंकि हमारे पास शहर में वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स ही प्रॉपर्टी लगे हुए। जब भी आप ये वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे, आपने पानी को ट्रीट करके कहीं डालना है, वो डाला दरियाओं में ही जाता है। जब आप उसको इस दरिया में डालने की बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर 6 प्लांट लगने हैं, 600 मिलियन गैलन पर डे आप ट्रीट करके वहाँ डालेंगे। जब आपने उसकी लेक बनानी है, लेक बनाने के लिए बराज बनाया जाएगा, 28-28 फीट की ऊंची दीवार बनाई जाएगी साइडों पे। वो जो लेक बनेगी वो पूरा इलाके का पानी रिचार्ज करती है। ये तो एनवायरनमेंट की साइंस है, मेरी बहन बल्कि ज़्यादा बेहतर बताएंगी इस पे। बट ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं, ये आपके पानी के मसले को भी हल करती हैं बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ लाहौर का बल्कि पाकिस्तान का। क्योंकि आप पानी स्टोर करने में कामयाब, दरिया रावी से कितने आगे जाने वाले गांव, देहात, शहर जो हैं वो पानी के मसलों से उसके फ़ायदा मिलेगा उनको। तो हमने इस बात को समझना है कि इस प्रोजेक्ट के पानी के मसाइल जो पाकिस्तान में आए हुए हैं उनको हल करने के लिए बहुत बड़े फ़वायद हैं। हम उसको नहीं भूल सकते। एक इस पर जो एतराज़ हो रहा है इमरान साहब, वो ये हो रहा है कि अगर आपने ज़ाहिर है इसमें नॉलेज सिटी को भी शामिल किया है, तो ऑलरेडी जो फेरोज़वाला तहसील के अंदर या कालाशाह काकू के अतराफ़ में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस मौजूद हैं, आप शेखुपुरा की फेरोज़वाला तहसील को इस शहर में शामिल कर लेते तो बहुत बेहतर होता और उसमें कुछ और जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाते। तो ये जो एतराज़ है इसका क्या जवाब है? आपने उस फेरोज़वाला तहसील को शामिल क्यों नहीं किया इसमें? मैं ऐसे आपको बताता हूँ। देखिए साहब, बात ये है कि इस प्रोजेक्ट की एक प्लानिंग की गई फिजिबिलिटी स्टेज पे, इसको गो टू एग्जीक्यूशन में लेके नहीं गया। दूसरी बात, जब आप फिरोज़वाला तहसील की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ पे आपकी रोड की एक तरफ की जगह आती है, दूसरी तरफ की जगह नहीं आती। दूसरी जगह दोनों तरफ आपके ना यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं वहाँ। अभी इस प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानिंग को ऑफिशियली लॉक करना ज़रूरी है। अभी एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि बनना क्या था। उनने जगह एयर मार्क कर दी थी, सेक्शन 4 करवा दिया था, SMBR से हमने इसकी वैल्यूएशंस करवा ली है सारी की सारी। पानी के एनओसी ले लिया कि 1000 क्यूसेक हमें लेना पड़ा, कैसे लेंगे। हमारे पास पानी जितना कम हो गया इंडिया के 3 डैम्स वगैरह बनने की वजह से, हमने कवर कैसे करना, हमने उसकी बात शुरू कर दी है। लेकिन आज जब हम खड़े में अगले फेज जिसके लिए मैं आपको बताया कि हम लोगों ने प्री क्वालिफिकेशन की बिड दे दी थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, पर हमने प्री क्वालिफिकेशन LDA ने इसलिए नहीं खोली क्योंकि नहीं अथॉरिटी आई है, वो खोलेगी उसको और वो फैसला करेगी। जैसे ही 3rd फेज की फाइनल डिजाइन की वर्किंग स्टार्ट होगी, ये फैसले उसमें आएंगे कि नॉलेज विलेज हो सकता है, नॉलेज विलेज को शिफ्ट कर दिया जाए उस तरफ, हो सकता है आपकी जो गवर्नमेंट सिटी है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ये सारी प्लानिंग का हिस्सा है। बट एरिया हमें आज पता है कि एरिया कौन सा है जिसके अंदर ये बात की जा रही है। एक चीज़ मुझे और बताइए कि एक इसमें बहुत बड़ा गुंजानाबाद इलाका जो शादरा का है वो इसमें शामिल होगा।
ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि पहले से आबाद जो इलाका है उसको किस सूरत में, क्या उसको डिमोलिश करके नए स्ट्रक्चर के मुताबिक ढाला जाएगा, ज़मीन एक्वायर करेगी हुकूमत, ये उस प्रोसेस के तहत होगा, या पहले से आबाद इलाकों को छोड़ दिया जाएगा और जो गैर आबाद इलाके हैं वहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा? ये जहन में क्या है डिज़ाइन में? ऐसा है कि इस पे ना डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस टेबल पे हैं। जो वर्किंग है, मतलब देर आर काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हुई है वर्किंग और स्टडीज़ की होके, उसमें उन्हें अलग अलग ऑप्शन दी हुई हैं। कभी भी कोई कंसल्टेंट आपको ये नहीं बोलता कि आप ये कर दो, कंसल्टेंट आपको बताता है कि ये ऑप्शन है, आप चूज कर लो कि सबसे अच्छा क्या है। इस 44,000 एकड़ में जो पहले फेज की मैंने आपसे बात की थी, जिस जमाने में ये वर्किंग की गई थी उस जमाने में 2,500 एकड़ ऐसा था जो इलीगल सेटलमेंट्स बनी हुई थी वो, तो उसका फैसला करने के भी तरीकेकार बताए। आज वो शायद 500 से 800 एकड़ और बढ़ गई है। नॉट ऑफिशियली पता है, क्योंकि अनऑफिशियली हमने एरियल वहाँ पे ड्रोन इमेजरी हम करते रहे, तो हमें समझ आया कि थोड़ा सा एक्सपेंशन आया, हमने उसको भी देखना है। इसकी अलग अलग ऑप्शन हो सकती हैं। एक ये कि वो इसके अंदर मर्ज हो जाए, एक ये है कि उनको बता दिया जाए कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं और शायद वो किसी जगह अपने आप को रिप्लेस कर लें, लेकिन ये उनके ऊपर होगा चॉइस। कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जिसमें वहाँ के इलाके की आवाम की रजामंदी ना ली जाए। आप कह रहे हैं 5 साल में ईच फेज को लाया जा सकता है, लेकिन मसला इसमें यह है कि जाहिर है बहुत सारे लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। जैसे ऑरेंज ट्रेन में हमने देखा कि अदालतों में जाकर स्टे हो जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली उसमें टाइम लगता है। तो हुकूमत को शायद इस पर बहुत मौसर हिकमत अमली बनानी होगी। मुझे शार्पली, अब मेरे पास वक्त कम है, एक कमेंट आप चीमा साहब कर दीजिएगा और एक कमल साहबा। चीमा साहब, अब ये सारी बातें सुन के अभी भी आपको ये हवाई किला लग रहा है या आपको लगता है कि कुछ होगा? ये देखें, प्लानिंग जो है ये बिल्कुल बड़ी अच्छी है। मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी वजह से 14-15 में मियां शहबाज शरीफ ने इसकी सारी जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई। लेकिन ये है कि असल जो इसका क्रेडिट भी मियां साहब को असल जो बात है वो ये है कि मौजूदा लीडरशिप, मौजूदा हुकूमत की चूंकि साख नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, एतबार नहीं है, इस वजह से ये है कि हमें ये यकीन नहीं है ना कौन को बनेगा कि नहीं बनेगा कि ये कुछ कर पाएंगे। जी कमल साहबा, लास्ट कमेंट, जरा होप दिला दें इस प्रोजेक्ट के हवाले से। चीमा साहब, आप सारों को उन्होंने प्लॉट तो नहीं दे दिए थे बीच में, जब 2014 की आप क्रेडिट ले रहे हैं? अच्छा, मैं आपका लास्ट कमेंट एक कर दूं। कल 17 अगस्त भी है, इनके जो सियासी वालिद हैं शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के और मरियम के जो दादा लगते हैं जनरल ज़िया-उल हक, उनकी बरसी भी है। ये जिस तरह हुकूमतें आती रही हैं, क्रेडिबिलिटी और साख की बात कर रहे हैं, तो मैं मेरी तरफ से अफसोस कबूल कीजिए, बहुत बड़ा लॉस हुआ था इन लोगों का सारों का। लेकिन जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी कारनामों से बनती है, प्रैक्टिकल करने से बनती है। इमरान खान की पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी किस चीज की है? अल्लाह करे कि आप कारनामा दिखाएं और आपने वो जो घरों का वादा किया है, कमल साहब आपने जो बाकी वादे किए हैं, अल्लाह करे कि वो जल्दी पूरे हों और जमीन पर चीजें नजर आएं। अगर आपने जाहिर है अगले इलेक्शन में भी जाना है, ये बात जरूर पीटीआई के पेश नज़र होगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।